हाय गाइस एंड वेलकम टू ई नोट्स। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप बीटीपी के स्टूडेंट हैं तो आप जानती होंगे कि ये टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर बार आता ही है। इनफैक्ट मेरे सेशनल में भी ये आया था और मेरे और एनवायरनमेंट के पेपर में भी एक बार आया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब एवरी 2 years रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से करके जाना ही है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप एकदम सटीक 5 मार्क्स का आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हमें अपनी स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हैं ऊपर लिखी हेडिंग डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। बिल्कुल ऐसी आपको अपने आंसर की हेडिंग डालनी है। स्केच पेन से नहीं, ब्लू पेन से डालिएगा और ब्लू जेल पेन अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करिएगा। उससे आपकी हैंड राइटिंग भी फास्ट रहती है। मैंने भी अपने एग्ज़ाम में वही यूज़ किया था। तो अब हम देख लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं आंसर का ओवरव्यू दिखा लेता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आपको थोड़ा रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बताना है पॉइंट में, फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बताना है 2 पॉइंट में, फिर आपको मेन सबसे आ जाता है टेबल। टेबल में आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, वो मैं लाइन खींच नहीं पाया मैं, इसमें इस आंसर में लाइन नहीं है तो आप लाइन खींच लीजिएगा। जब भी टेबल वो रहती है तभी जब भी वो टेबल सही मानी जाती है। तो ऐसे आपको अपनी टेबल बनानी होगी। बिल्कुल आपको यहाँ पे लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स जिस चीज़ पे आप उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर रिन्यूएबल सोर्स फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इसके बाद ऐसे आपको इतनी बड़ी आपकी टेबल हो गई और लास्ट में आप कंक्लूजन अगर लिख सकते हैं तो कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। कंक्लूजन से क्या रहता है कि आंसर में थोड़ी सफिशिएंट आंसर हो जाता है वो फिर। तो इस आंसर में आपको कंक्लूजन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका आंसर कंप्लीट ही माना जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज की डेफिनेशन क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज आर सोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो दोबारा हम उन्हें बना सकते हैं, मतलब वो दोबारा नेचुरली ही वो दोबारा बन जाते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही वो दोबारा अपने आप बन जाते हैं और उन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी यूज रिपीटेडली। उनको हम रिपीटेडली हर बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, दिन जितना रहता है डे में हम उतनी यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी को कर सकते हैं, तो ये चलती रहती है रिपीटेडली। इसके बाद है दीज रिसोर्सेज आर क्लीन एंड सस्टेनेबल। ये क्लीन है और सस्टेनेबल है। क्लीन का मतलब ये है, आप जानते हैं क्लीन का मतलब साफ है, ये इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता ज़्यादा, इस वजह से ये एनवायरमेंटली बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद है सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल से इसका मतलब है कि आने वाले पीरियड में यही एक रिसोर्स रहेगा, रिन्यूएबल सोर्स, जो सस्टेनेबल होगा और अपने हमारे एनवायरनमेंट को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी और आगे तक ये रहेगा ज़्यादा। इसके बाद है दे डू नॉट एग्जिस्ट हार्मफुल एंड एमिशंस। हार्मफुल एमिशंस, तो ये वही पॉइंट है। हार्मफुल एमिशन मतलब कोई कार्बन का इसमें एमिशन नहीं होता, तो इस वजह से ये भी इसका एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद है दीज रिसोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा यूजफुल रिसोर्स होगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स तो आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकता है। तो इस वजह से ये इसका पॉइंट है। फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। इसकी डेफिनेशन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये लिमिटेड हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद है एंड दे कैन नॉट बी री यूज वंस दे हैव बीन यूज्ड अप। मतलब हम इन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते अगर एक बार ये यूज़ हो गए तो जैसे कोल है, एक बार हो गया तो ख़त्म। फिर पेट्रोल है, ऐसे। तो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं इसके अंदर, लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, न्यूक्लियर फ्यूल एंड फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर फ्यू एग्जांपल्स। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी टेबल पे। तो यहाँ तक आपका हो गया, ये थोड़ा बहुत आपने डेफिनेशंस वगैरह दे दी। इसके बाद आ जाते हैं इस पे टेबल पे। तो टेबल को देख लेते हैं। आपको सबसे पहले ऐसे ही लिखना है, आपको लिखना होगा ऐसे। 1 सेकेंड, हाँ, ऐसे ये आपकी टेबल बनेगी पूरी, जैसे आप बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसमें लाइन बीच में, तो ऐसे आपको बनानी है। इसके बाद है सबसे पहले आपको डालना है कैरेक्टरिस्टिक्स, रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है, फिर डेफिनेशन, फॉर्मेशन, एग्जांपल्स, ऐसे ही और पॉइंट है, अभी देख के करके देखते हैं। तो डेफिनेशन में आ जाता है वही डेफिनेशन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, दोबारा बन सकते हैं विद इन अ ह्यूमन टाइम स्केल। मतलब मानव काल जो होता है
मानव जितने जीता है उतने स्केल में ये दोबारा बन सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, ये नहीं हो सकते। बाकी लाइन आप जानते हैं रिप्लेनिश्ड नहीं हो सकते। इसके बाद फॉर्मेशन फॉर्म थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द सन्स एनर्जी एंड विंड दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड क्विकली। तो फॉर्मेशन यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, और ये तो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं, सच एज फॉसिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड फ्यूल्स। तो आपने देखा होगा प्लांट्स और फ्यूल्स का जो फॉसिलाइजेशन होता है वो ज़मीन में काफ़ी सालों तक रहते हैं, तो उनमें से ऑयल निकलता है, तो उसकी वजह से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। तो ये हो गया, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, विंड और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये तो बन जाती है जल्दी, मिलती रहती है। तो ये हो गया, ये नेचुरल प्रोसेस से, ये जियोलॉजिकल, मेन पॉइंट ये है। इसके बाद एग्जांपल्स, वही आप एग्जांपल्स लिख देंगे, ये सारे एग्जांपल्स आपको लिखने होंगे, जितने ज़्यादा आप एग्जांपल लिख देंगे उतना अच्छा है। तो एग्जांपल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल, बायो एनर्जी, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। इसके नॉन रिन्यूएबल में क्या आते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस भी इसमें ही आती है, आयरन, कॉपर और यूरेनियम भी इसी में आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स में। इसके बाद है सप्लाई इज अनलिमिटेड एज लॉन्ग एज द नेचुरल प्रोसेसेस दैट फॉर्म देम नॉट डिस्टर्बटेड। तो सप्लाई का मतलब है कि कब आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाए, कब इसकी सप्लाई बंद हो जाए। तो रिन्यूएबल सोर्स की तो ऐसा कुछ है नहीं कि सप्लाई बंद हो जाएगी। कौन, सन आपका सप्लाई देता रहेगा, सन की एनर्जी आती रहेगी, सोलर एनर्जी, विंड भी, जब तक कोई एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं होती, तो कोई एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं होगी तो विंड भी आती रहेगी, ऐसा है। तो सप्लाई तो रिन्यूएबल सोर्स की आएगी। सप्लाई इज लिमिटेड वंस डिप्लीटेड। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स में ऐसा नहीं होता, उसमें लिमिटेड सप्लाई है, मतलब एक टाइम के बाद खत्म हो सकती है। तो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन ह्यूमन टाइम स्केल, तो ये ह्यूमन टाइम स्केल के अंतराल में नहीं हो सकती है, दोबारा आ नहीं सकती, तो ज़्यादा टाइम लगता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जनरली लो एज लॉन्ग एज दे आर मैनेज सस्टेनेबली। तो एनवायरमेंट पे इनका इम्पैक्ट काफ़ी कम पड़ता है जब तक इन्हें सस्टेनेबली मैनेज कर लिया जाए, तो मतलब ढंग से अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी नहीं होंगे खत्म। इसके बाद है इट कैन बी सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इससे तो भाई एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो डिफॉरेस्टेशन में आता है, और सॉइल इरोजन होता है। तो ये इसमें आ जाते हैं, यहाँ तक है ये। तो ये पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इस पर काफ़ी कम पड़ता है, और इस पर तो काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद है एनर्जी इंटेंसिटी, ये भी एक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी इंटेंसिटी से मतलब है कि इसमें ऊर्जा जो बनाने की ताकत है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी सोर्स को या उसे यूज़ करते हैं, तो ऊर्जा बनाने की ताकत किसमें सबसे ज़्यादा अधिक है, तो वो है लो रिन्यूएबल सोर्स में। रिन्यूएबल सोर्स में लो एज दे आर फॉर्म थ्रू नेचुरल प्रोसेस, इनमें लो, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, लो एनर्जी इंटेंसिटी, ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती इनमें। लेकिन रिन्यूएबल सोर्स में हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई एज सिग्निफिकेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस देम। तो ये होता है, इसलिए भी इनको जो इनकी जो एनर्जी होती है वो निकालने में काफ़ी ज़्यादा ताकत वेस्ट हो जाती है, इसलिए भी इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब इन्हें एक्सट्रैक्ट करने में, जब हम पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, तो उसमें। इसके बाद है कॉस्ट। इसके बाद है कॉस्ट इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव इनिशियली, बट द कॉस्ट कैन डिक्रीज ओवर टाइम एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस। तो अभी इसकी जो कॉस्ट है बनाने की वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि विंड मिल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो अगर ज़्यादा भी हवा आ जाती है तो ख़राब भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं उनकी प्लेट्स, तो अभी उसकी एक्सपेंसिव है टेक्नोलॉजी बनाना। तो लेकिन आने वाले टाइम में जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एडवांस होगी, तो ये सस्ता पड़ेगा। रिन्यूएबल सोर्स इट्स लेस एक्सपेंसिव, इसको बनाना काफ़ी सस्ता पड़ जाता है रिन्यूएबल सोर्स के कंपैरिजन में, बट द कॉस्ट कैन इंक्रीज ओवर टाइम एज रिसोर्स बिकम स्कार्स का मतलब ये है कि जब रिसोर्स एकदम ख़त्म होने की कगार पे होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पेट्रोल के जैसे दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही रिन्यूएबल सोर्स नहीं होता पेट्रोल, इस वजह से। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ग्राउंडिंग एज द डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीजेस। तो ग्रोइंग एज द डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मतलब उसका मार्केट में क्या वैल्यू है। तो अभी तो मार्केट में रिन्यूएबल सोर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, रिन्यूएबल सोर्स पे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में यही रिसोर्स हमें आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बाद है सिग्निफिकेंट एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड एनर्जी, रॉ मटेरियल्स एंड अदर्स। तो सिग्निफिकेंट है मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे, इनका भी यूज़
आएगा, इनका भी यूज़ चलता रहेगा, साथ साथ ही चलेंगे दोनों। तो इसके बाद है लास्ट पॉइंट है टेबल का, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। कौन आगे सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, कौन सबसे ज़्यादा टिका रहेगा, हाई एज दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। तो इनकी तो रिप्लेनिश्ड है ये तो इसलिए ये तो सस्टेनेबल रहेंगे ही। लेकिन रिन्यूएबल सोर्स लो है, एज दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश एंड देयर एक्सट्रैक्शन एंड कंजप्शन रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। क्योंकि भाई इनका एक्सट्रैक्शन भी करो, पहले इन्हें ज़मीन में से निकाल के फिर उन्हें रिफाइन भी करो, कंकड़ पत्थर वगैरह सब इन्हें निकाल कर और केमिकल प्रोसेस वगैरह से निकाल कर फिर इनको रिफाइन करो, फिर इनका कंजप्शन रिजल्ट जो होता है तो वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो इस वजह से ये हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा सस्टेनेबल ना रहें। तो ये हो गया। इसके बाद कंक्लूजन में आप बस एक लाइन लिख देंगे तो वो भी काफ़ी है। इट इज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है वैसे तो, क्योंकि इससे ही एग्जामिनर को पता पड़ता है कि व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है, इस टॉपिक के ऊपर। तो वो हो जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज एंड यूज़ ऑफ बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज। दोनों ही रिसोर्स का अगर हम ढंग से मैनेज करें तो दोनों ही रिसोर्स हमारे काम आ सकते हैं। बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज सस्टेनेबली मतलब वही अच्छे से अगर हम मैनेज करके सस्टेनेबली इन्हें इस्तेमाल करें, टू एंश्योर देयर कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर, ताकि ये आने वाले फ्यूचर में टू एंश्योर देयर कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये रिसोर्स बचे रहें। इस वजह से दोनों का इस्तेमाल मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये आपका कंक्लूजन पार्ट में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये टॉपिक ओवर, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। आई होप आप ये टॉपिक अपना तैयार करके एग्जाम में ज़रूर जाएंगे। अगर आप इनमें से पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से लिख देंगे, वहाँ पे प्रेजेंट करके लिख देंगे पॉइंट वाइज में, तो आपको 3 to 4 मार्क्स तो पक्का मिल ही जाएंगे। और अगर आप पूरा आंसर लिख देते हैं तो आपके 5 मार्क्स कन्फर्म आ जाएंगे पूरे। तो ये है। बाकी आप थ्योरी का एग्ज़ाम है तो थ्योरी के एग्ज़ाम में आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लिखने से आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, और जेल पेन आप यूज़ कर सकें तो वो कीजिएगा, थोड़ा इंक फैले ना तो उसका ध्यान रखिएगा, तो इसलिए वैसा जेल पेन लीजिएगा। और बाकी जेल पेन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो काफ़ी स्मूथली चलता है तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है, तो इसलिए। और एंड आई कैन गारंटी यू कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अपने क्लियर कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर्स में भी आया था ये क्वेश्चन BTUP के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।